आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। जैसा कि आपने हमारी ये भी वीडियोस देखी हैं, हमने दरबार दिल किताब शुरू की है। उमैरा अहमद की किताब लिखी गई है, तो हमने पीछे 4 बाब पढ़े हैं, तो आज मैं शुरू करूँगी इंशाल्लाह 5वां बाब। तो चले शुरू करते हैं। ये नहीं था कि मैं ये नहीं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ, मगर मैंने किसी मर्द के मुंह से पहली बार सुना था। सिंक के सामने खड़े बर्तन धोते हुए मेरे जहन में बार बार इसकी आवाज़ आ रही थी। क्या मैंने तुम्हें बताया है कि तुम खूबसूरत हो? नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो। 4 प्लेटों को उस रात सिंक के सामने खड़े मैंने शायद 40 बार धोया। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा था कि मैं इन्हें प्लेटों को बार बार धो रही हूँ। 2 हफ्तों में मैं पहली बार मैं इस कॉलर के बारे में सोचने पर मजबूर हुई थी, क्योंकि उसने मुझे अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया था। जब मर्द किसी औरत को ये कहता है कि वो खूबसूरत है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो औरत इसके लिए किसी न किसी वजह से ख़ास अहमियत रखती है। वो इसे बहुत सी दूसरी औरतों में आइडेंटिफाई कर सकता है। सिर्फ चंद दिन पहले ही तो कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स इसी इशू पर बात कर रही थी। फ्री पीरियड में कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर समिया, सना और सोबिया किसी और मौजू से शुरू होकर इस मौजू पर पहुंच गई थी। मैं समझती हूँ कि मर्द जब किसी औरत से ये कहता है, तो दरअसल वो फीलिंग उस तक पहुंचाता है जो इस औरत को देखकर उसके अंदर पैदा होती है। सना ने समिया की बात जवाब में अपना नुक्ता नज़र पेश किया कि इसके चेहरे और उसके वजूद को देखकर वो अपने अंदर क्या महसूस करता है, क्योंकि खूबसूरती या तो हमें मुतासिर करती है या मरऊब करती है, या फिर एक्साइट, और शायद मर्द ये तीनों चीज़ें महसूस करता है। मैं मूंगफली खाते हुए इन लोगों की गुफ्तगू सुन रही थी। हम चारों साइकोलॉजी के स्टूडेंट थी और ऐसी बहसें अक्सर हुआ करती थी। मेरा ख्याल है मर्द जब किसी औरत से ये कहता है कि तुम खूबसूरत हो, तो वो उसको इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि तुम मेरे लिए ख़ास हो, क्योंकि हर खूबसूरत औरत हर मर्द को खूबसूरत नहीं लगती और हर मर्द हर औरत को खूबसूरत नहीं कहता। लेकिन जब वो किसी औरत से कह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उस औरत के लिए कोई ख़ास वाइब महसूस कर रहा है। ये सोबिया की फ़िलासफ़ी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है महर? समिया ने मुझे मुखातिब किया। मैंने मूंगफली छीलते हुए सर उठाकर बारी बारी तीनों को देखा, फिर दाना निकालकर इत्मीनान से मुंह में डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है जब कोई मर्द किसी औरत को कहता है कि वो खूबसूरत है, तो वो इसे बेवकूफ़ बना रहा है। वो दरअसल ये नहीं कह रहा होता कि तुम खूबसूरत हो, बल्कि ये कह रहा होता है कि तुमको बड़ी आसानी के साथ बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, और जिस लड़की पर इन अल्फाज का असर हो वो साबित करती है कि मुझे ना सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बल्कि मैं पहले से ही बेवकूफ़ हूँ। मैं मज़ीद कुछ नहीं कह सकी। सोबिया ने पूरे कुव्वत से मेरे कंधे पर हाथ मारा। क्या हुआ? मैंने कंधा सहलाते हुए कहा। गेट लॉस्ट। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे ऐसे किसी इशू पर राय ली जा सके। तुम पहले से ही बेस्ड हो। सोबिया बेहद नाराज होती थी, और अब ये मैं थी कि इस रात कई घंटे मैं इसी एक जुमले के बारे में सोचती रही, बार बार। मुझ पर जैसे कोई तलस्म फूंका गया था। ये ठीक था कि मैं इस जुमले को फरेब ही समझती थी, मगर हर लड़की यही समझती है कि ये फरेब दूसरों को दिया जाता है। इसके लिए अगर ये जुमला कहा जा रहा हो, तो वो हकीकत है। वो हकीकत के अलावा इसमें कुछ और देखना ही नहीं चाहती।
خود سے اس حد تک محبت کرتی ہے ہر عورت، اور میں بھی اسی صنف سے تعلق رکھتی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ امی نے اگلی صبح تشویش کے عالم میں میرا چہرہ دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، میں بس رات کو سو نہیں سکی۔ میں نے انہیں ٹالا۔ کیوں؟ وہ اور پریشان ہوئی۔ ایسے ہی، بس نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے ناشتہ شروع کرتے ہوئے کہا۔ اگر ساری رات جاگتی رہی ہو تو پھر کالج مت جاؤ، آرام کرو، امی نے کہا۔ ہاں، میں پہلے ہی کالج نہیں جا رہی، تو تم سے کتنی بار کہا ہے مہر، تہجد مت پڑھا کرو۔ اسی عمر سے اتنی عبادت شروع کر لی ہے، آگے چل کر مسئلے ہوں گے۔ وہ سوچ رہی تھی شاید میں تہجد کے لیے جاگنے کی وجہ سے سو نہیں پاتی، مگر میں انہیں کیا بتاتی کہ اتنے سالوں کے بعد پہلی بار میں نے کسی وجہ کے بغیر تہجد نہیں پڑھی۔ مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ کیا میں نے تمہیں بتایا کہ تم خوبصورت ہو؟ نہیں۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ میرا ذہن ان دو جملوں سے ہٹتا تو کچھ اور سوچتا۔ اب ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ امی پوچھ رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے، نیند آ رہی ہے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب نیند آنے کا وقت تھا تب نیند آ نہیں رہی تھی، اور اب نیند آ رہی ہے۔ امی ناراضگی سے بڑبڑائی تھیں۔ مجھے واقعی نیند آ رہی تھی، مگر بیڈ پر لیٹنے کے بعد میں آنکھیں بند کرنے میں ناکام رہی، اور اس وقت پچھلے 12 گھنٹے میں پہلی بار جھنجھلائی۔ آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں مہر؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا تم پر صوبیہ کا اثر ہو گیا ہے؟ کس طرح کی باتیں سوچ رہی ہو تم؟ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو تم کو احساس ہے امی اور بابا کو پتہ چلے کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ فون پر، تو وہ خود سوچو کیا عزت رہے گی ان کی نظر میں تمہاری، اور خود تمہاری نظروں میں تمہاری۔ مجھے پچھلے 12 گھنٹوں میں پہلی بار شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں واقعی حماقت کر رہی تھی۔ میں نے کروٹ لی اور آنکھیں بند کر لی۔ آج کے بعد تم دوبارہ کبھی مجھے فون مت کرنا، میں نے دوسرے دن اس کا فون ریسیور کرتے ہی کہا تھا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ کل تو تم نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کیا تھا، اور آج کے یک دم اتنی بے رخی۔ مجھے اس کی بات پر بے اختیار غصہ آیا۔ میری امی آ گئی تھیں، اس لیے مجھے یوں ظاہر کرنا پڑا کہ میں اپنی دوست کے ساتھ فون پر بات کر رہی ہوں۔ انہی کے کہنے پر خدا حافظ کہا میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ چلو کسی کے کہنے پر دوست مانا، مگر دوست مانا تو صحیح۔ میں نے دوست مانا نہیں، دوست ظاہر کیا ہے۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ باقاعدہ بحث کر رہا تھا۔ بہت فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے دوست مت مانو، صرف دوست ظاہر کر دیا کرو، اس نے بے حد اطمینان سے کہا۔ کیوں ظاہر کروں میں ناراض ہوئی۔ کیونکہ تم ایک بار ظاہر کر چکی ہو۔ تم انتہائی ڈھیٹ انسان ہو۔ تم شاید ثابت قدم کہنا چاہتی ہو۔ اچھا، ڈھٹائی کو ثابت قدمی کہو گے تم؟ میں نہیں، دنیا کہتی ہے۔ مجنوں سے رانجھے تک ہر عاشق ڈھیٹ ہوتا ہے، یا مہذب لفظوں میں ثابت قدم۔ عاشق؟ میں چونکہ ہاں محبت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ میں اپنے اس سوال کے لیے ساری رات پچھتائی تھی۔ تم سے۔ فون کا ریسیور بے اختیار میرے ہاتھ سے گرا۔ وہ مجھ سے کیا تعلق قائم کر رہا تھا؟ میں ابھی 2 دن پہلے ہی تو فون پر صوبیہ سے کہہ رہی تھی، لڑکے پہلے تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کی خوبیاں گواتے ہیں، پھر اپنی پسندگی کا اظہار کرتے ہیں، پھر آپ کو تحائف دیتے ہیں، اور پھر آتے ہیں اور پھر آپ سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سیدھا اظہار محبت کر دے تو؟ اس بار اس کے کسی نئے بوائے فرینڈ نے یہی کہا تھا، اور وہ مصر تھی کہ بالآخر اسے اپنا مسٹر رائٹ مل گیا تھا۔ تو پھر تم اس
सीक्वेंस को उल्टा कर लो। सोबिया ने दांत कचकचा फोन पटका था और अब वो तारीफ से सीधा इजहार मोहब्बत पर आया था। उसने दरमियान का फासला तय करने की जहमत ही नहीं की। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो इम्पॉसिबल, इंग्लिश के वर्ड्स उर्दू लिखेंगे तो थोड़ा मुश्किल ही होगा पढ़ना। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि इसे मुझसे मोहब्बत हो। मैं सर कपाते हाथों के साथ बहुत देर रिसीवर गोद में लिए कंग बैठी रही। और भला क्यों होगी मोहब्बत? मैं अगला 1 घंटा वही बैठे इसी एक सवाल का जवाब तलाश कर रही थी। इस रात मैंने तहज्जुद के साथ साथ इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। इसकी आवाज़ मुसलसल मेरे जहन में गूंज रही थी। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। एक जुमला था जो मेरे वजूद को भनोर बनाए हुआ था। आखिर ये मुमकिन ही कैसे था कि इसके बाद आने वाले जुमले का जवाब मेरे पास नहीं था। किसी के पास भी नहीं होता और किसी को उस सवाल के जवाब की तलाश भी नहीं होती, बल्कि कोई ये सवाल करता ही नहीं। हर एक के लिए ये ही काफ़ी होता है कि उससे कोई मोहब्बत करता है। सिर्फ मैं थी जो एक एतराफ़ को सवाल बनाए बैठी थी। किसी ने मेरे पूरे वजूद को जैसे मोहब्बत की मेखों से ठोंक दिया था और मैं जिंदगी में पहली बार दरबारे दिल में दाखिल हो रही थी। और वहाँ दिल अपने तख्त पर बड़े तनफर और तमकनत के साथ बराजमान था। अजीब गरूर था इसके वजूद में और इसके दरबार में हर कोई घुटनों के बल खड़ा हुआ था। सिर्फ मैं थी जो अपने पैरों पर चलती हुई वहां आई थी। शायद कभी वो सब भी अपने पैरों पर चलते हुए ही वहां आए हुए होंगे। सिर्फ मैं थी जो अपने पैरों पर वहां खड़ी थी। शायद वो सब भी वहां अपने पैरों पर खड़े होंगे। और सिर्फ मैं थी जो वहां तख्त पर बैठे दिल के सामने खड़ी इसको देख रही थी। और दिल, इसके होंठों पर अजब मुस्कुराहट थी। शायद वहां आने वाला हर कोई पहले यूं ही देखता होगा। तनी गर्दन, उठी ठोड़ी, सीधी कंधे, तख्त के पार हाथियों पर फैले बाजू, तख्त के पार हाथों पर फैले बाजू। वो अपनी दरबार, मैं बादशाह था, वो दरबारे दिल था। और मैं आखिर मैं वहाँ क्यों आई थी या लाई गई थी? नाम महर समी, उम्र 20 साल, जिन्स औरत, मोहब्बत अंधी। मैंने चौंक कर उशर को देखा। उशर को वो क्या हद जारी कर रहा था मुझ पर। मोहब्बत अंधी मोहब्बत, तो मैं अंधी मोहब्बत का शिकार हुई थी। किसी ने कहा लगाया। मैंने गर्दन मोड़कर तख्त को देखा। महर समी, ब्लाइंड लव, रेयर स्पीसीज ब्लाइंड लव। इस दरबार का हुक्मरान मुझे देखते हुए पसंदगी से कह रहा था, प्योर ब्लाइंड लव, प्योर एंड ब्लाइंड लव, मैं इसे रखना चाहूँगा। इसने ताली बजाई। किसी ने मेरे वजूद को जंजीरों से फिर मैं औंधे मुंह फर्श पर गिरी। क्या हुआ महर? कुछ नहीं। चुप क्यों हो इतनी? ऐसे ही। सारी रात जागती रही हो क्या? नहीं। फिर आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? हाँ क्या रात को जागती रही हो? क्यों? सर में दर्द था तो कोई टैबलेट ले लेती। किस लिए? सर दर्द के लिए। हाँ ली थी, फिर भी नींद नहीं आई। किसको? तुमको महर। और किसको? मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या जवाब दे रही हो? सोबिया बिल आखिर चिल्ला उठी। मैंने बेचारगी से उसका चेहरा देखा। मैं वाकई बिल्कुल गायब दिमाग थी।
सुबह से कॉलेज आने के बावजूद हर क्लास छोड़ रही थी, और अब जब सोबिया पास बैठ गई थी तो मुझे इससे भी उलझन हो रही थी। मैं इस वक्त वहाँ तन्हाई चाहती थी। तुम आखिर हो कहाँ? सोबिया ने मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। मैं उसे क्या बताती कि मैं कहाँ थी? मेहर समी कहाँ थी? क्या मैं इसे बताती कि मेहर समी अब कहीं नहीं थी? मैंने अभी लाउंज में दाखिल ही हुई थी कि फोन की बेल बजने लगी। मेरा दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। बाबा ने फोन उठा लिया। मैं अम्मी के पास सोफे पर बैठ गई। वो उसी का फोन था। पिछले कुछ अरसा से वो बाबा अम्मी के फोन उठाने पर पहले की तरफ फोन बंद करने की बजाय उन्हें सलाम करके फोन बंद करता था, मगर आज वो बाबा के साथ बातों में लग गया था। बाबा मेरे इतने करीब सोफे पर बैठे थे कि मैं दूसरी तरफ से आने वाली उसकी आवाज़ सुन सकती थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा ने भी उसकी आवाज़ पहचान ली थी। बरखुदार, जितने सलाम तुम एक दिन में मुझे और मेरी बीवी को करते हो, इतने सलाम मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद से नहीं सुने। तरबियत की बात होती है। उसने आज खिलाफ तवक्का सलाम करने के बाद फ़ोन बंद करने की बजाय कहा। बिल्कुल, तरबियत तो तुम पर ख़त्म है। नेकी कमाने का इतना शौक है कि सलाम करने के लिए 3 रुपए की कॉल करते हो, और वो भी दिन में 30 बार। बाबा इसको शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। इंसान इस छोटी सी जिंदगी में जितनी नेकी कमा सकता है उसे कमा लेनी चाहिए। इसमें रुपए पैसे की परवाह नहीं करनी चाहिए। बाबा के माथे पर मौजूद तेवरियों में इजाफा हो गया। जिस कौम में इस्लाम के जरिए असूलों पर इस तरह की पैरवी हो, और ये पैरवी करने वाले तुम जैसे नौजवान हो, उस कौम का अंजाम जानने के लिए फाल वाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस बार दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया। बंद कर दिया खबीस ने। बाबा ने फ़ोन का रिसीवर रखते हुए कहा। आप भी ख्वामख्वाह की बहस में लग गए। दफ़ा करते इसे, अम्मी ने कहा। अब मुझे वाकई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये लड़का तो वाकई जान को आ गया है। बाबा ने अखबार उठाते हुए कहा। पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं जिनकी औलाद ये सब कुछ करती फिरती है, और माँ बाप को खबर भी नहीं होती। अम्मी ने चैनल बदलते हुए कहा। मेरे जिस्म में एक अजीब सनसनी सी हुई। हाँ, सारी बात माँ बाप की तरबियत की होती है। माँ बाप भी अब तो कितने लापरवाह हो गए हैं आजकल। इन्हें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। बाबा ने अखबार पर नज़र जमाते हुए अम्मी की बात की तायीद की। अभी तो शुक्र है कभी मेहर ने फ़ोन नहीं उठाया, और ना वो पता नहीं, वरना वो पता नहीं क्या बदतमीजी करता। मैं उठकर खड़ी हो गई। तुम्हें क्या हुआ? अम्मी ने कुछ हैरानगी से मुझे देखा। वो मैं कॉलेज की एक असाइनमेंट तैयार करना चाहती हूँ। मैंने खाली अलजहनी के आलिम में अम्मी से कहा और अपने कमरे में आ गई। ज़िंदगी में बहुत बार माँ बाप का सामना करना मुश्किल होता है, और मैं भी इस वक्त नहीं कर पाई थी। इन्हें ये पता चल जाता कि इनकी सारी अच्छी तरबियत के बावजूद इनकी बेटी मेरे खुदा में क्या कर रही थी। अपने कमरे में शाकिद दोनों हाथों से अपने सर पकड़े मैंने अपने आप से पूछा। इस दिन वहाँ बैठकर मैंने तय किया था कि इस रात इसका फ़ोन आएगा तो मैं इसे जितना बड़ा भला कह सकती हूँ कहूँगी। मैं इसे बताऊँगी कि मैं इससे नफ़रत करती हूँ, और इसने आइंदा अगर कभी फ़ोन किया तो हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, इसका फ़ोन कटवा देंगे, और ज़रूरत पड़े तो पुलिस तक की मदद लेंगे। मगर इस रात इसका फ़ोन नहीं आया। मैं सुबह 4 बजे तक अपने कमरे में बैठी लाउंज में फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार कर रही थी।
मैं वाकई इससे कहना चाहती थी कि मैं इसे नफरत करती हूँ, मगर इसका फ़ोन नहीं आया और इस दिन इशा तहज्जुद के साथ साथ मैंने फज्र की नमाज भी नहीं पढ़ी। फिर इसका फ़ोन अगली रात भी नहीं आया। इससे अगली रात भी मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के फ़ोन का इंतज़ार इतनी बेताबी से नहीं किया था। अगले कई दिन फ़ोन की हर घंटी पर मैं इस तरह भागती रही। इसका फ़ोन नहीं आया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन और 7वें दिन मैं ये भूल गई थी कि मुझे इससे नफ़रत का इजहार करना है, और जब मैं ये भूल गई तो 8वें दिन उसका फ़ोन आ गया। अच्छा, तो दोस्तों ये था हमारा 5वां बाब। ये भी पहले ही बहुत लंबा हो गया। मेरा तो अभी दिल कर रहा था कि अभी इसका 6वां बाब भी पढूं, तो इंशाल्लाह ये इसको भी इधर ही ख़त्म करते हैं। कल शुरू करते हैं 6वां बाब इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।